डॉक्टर आशीष गौतम रोबोटिक सर्जरी में एक जाना माना नाम है। आज हम उनसे एक मुलाकात करने आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस रोबोटिक सर्जरी यानी कि इस फील्ड को उन्होंने क्यों चुना। देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक अति आधुनिक विधा है सर्जरी करने की। और इसको चूज करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा प्रयास और मेरा जो लगाव था इस विषय से, वो ये था कि ये एक तो अति आधुनिक विधा है सर्जरी करने की। ये निरंतर उन्नत होने वाली टेक्नोलॉजी है। ये लगातार इस पर विकास हो रहा है और मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि हमारे मरीजों को सबसे बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले और जो उनके लिए बहुत ही सेफ हो, बहुत ही प्रिसाइज हो और उनको जल्दी से जल्दी चिकित्सा होने के बाद या सर्जरी होने के बाद रिकवर हो सके। और इस रोबोटिक सर्जरी विधा में सारी खूबियां हैं। ये वजह और रोबोटिक सर्जरी क्या होती है नॉर्मली मैं ये जानना चाहूंगी। आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में बोला कि बहुत अच्छी है, ये होती क्या है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी और दूसरा एक क्वेश्चन और, सॉरी बीच में, कि हम पारंपरिक जो सर्जरियां होती हैं और रोबोटिक सर्जरी के अंदर क्या डिफरेंस क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक सर्जरी करने की प्रक्रिया है जिसमें रोबोटिक सिस्टम यूज किया जाता है। रोबोटिक सिस्टम एक अत्याधुनिक मशीनों का एक प्रकार है जिसमें कि मशीन एक सिस्टम के अंदर होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पूरी तरह से, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये लोगों के दिमाग में आता है कि भाई रोबोटिक सर्जरी, रोबोट सर्जरी करता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रोबोट कोई सर्जरी नहीं करता है। रोबोट की जो आर्म्स हैं, रोबोटिक आर्म्स, वो पूरी तरह से सर्जन के कंट्रोल में होती हैं। सर्जन उसी ओटी में या उसके पास कंसोल पे बैठता है और उन आर्म्स को नियंत्रित करता है जिसके द्वारा सर्जरी होती है। ये पहला जो मिथ था वो खत्म हुआ कि भाई रोबोट सर्जरी करता है। नहीं, रोबोट बिल्कुल सर्जरी नहीं करता, रोबोट कोई सर्जरी नहीं करता। ये सर्जरी पूरी तरह सर्जन नियंत्रित प्रक्रिया है। सर्जन पूरी तरह कंट्रोल करता है। इसमें सर्जन द्वारा कंट्रोल किए हुए रोबोटिक आर्म सर्जरी करते हैं सर्जन के कंट्रोल में, मतलब चलाता सर्जन है और उससे वो आर्म चलते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरी जो बात है, जो आपने जैसे पूछा मुझसे कि भाई पारंपरिक विधा में और इसमें क्या अंतर है, पारंपरिक सर्जरी में और इसमें क्या अंतर है, तो मैं बताता हूं कि देखिए, पारंपरिक सर्जरी में कई चीजें, कई चुनौतियां आती थी। जैसे कि कुछ ऐसे शरीर के हिस्से जहां पर इंसानी हाथ आमतौर पर नहीं जा पाता है और बहुत अच्छी तरह से घूम के वो सर्जरी नहीं कर सकता है। रोबोटिक आर्म में 720 डिग्री रोटेशन होता है, 720 रोटेशन होते हैं उसके अंदर। और वो जो रिस्ट होती है वो पूरे अपने उस पे एंगल पे पूरी घूमती है। एक वजह ये हो गई। दूसरा, अगर मैं समझाने की बात करूं तो इसमें ट्रेमर फिल्ट्रेशन होता है। जैसे कि आप कोई भी सर्जरी कर रहे हैं इंसानी हाथ में, जो नॉर्मल प्रक्रिया है कि कभी कभी ट्रेमर्स आते हैं, मतलब हल्का सा जो कंपन होता है वो आ सकता है, लेकिन इसमें ट्रेमर फिल्ट्रेशन होने की वजह से वो ट्रेमर फिल्ट्रेट हो जाता है, वो मरीज तक नहीं जाता है या मरीज के अंत तक नहीं जाता है। तो ये बहुत अत्यधिक सुरक्षा पैदा हो जाती है इसमें। एक और तो ये जो है एक और उपाय। और दूसरा, इसका जो पारंपरिक सर्जरी में जो हम देख पाते हैं उससे करीब 10 गुना 3D विजन होता है इसका। वेरी गुड। तो हम लोगों सर्जन के लिए ये परसेप्शन बहुत बढ़िया है, प्रिसीजन है, सटीकता है, और चूंकि दिखता इतना बड़ा है तो आसपास के ऊतकों का डैमेज जो है ना के बराबर होता है, रक्त हानि कम होती है, उसकी दर्द कम होता है। तो करीब करीब पेनलेस सर्जरीज है ये, और मरीज यूजुअली जल्दी से जल्दी छुट्टी हो जाता है बड़ी से बड़ी सर्जरी के बाद। उसकी रिकवरी भी उतनी ही टाइम पर होती है जितनी पहले होती थी, क्या इसमें टाइम पीरियड जल्दी होता है? नहीं, बहुत जल्दी रिकवरी होती है। अच्छा, रिकवरी भी यूजुअली देखिए, जैसे मैं रोबोटिक बैरेट्रिक सर्जरी करता हूँ, रोबोट असिस्टेड बैरेट्रिक सर्जरी, मोटापा घटाने की सर्जरी होती है। हेपेटोबिलियरी सर्जरी करता हूँ, कोलोरेक्टल सर्जरी करता हूँ। ये सब प्रक्रियाओं में हम अगले दिन मरीज को छुट्टी दे देते हैं। क्या बात है! अगले दिन मरीज घर चला जाता है। ये तो नॉर्मली सर्जरी जो नॉर्मली सर्जरी में रूटीन प्रक्रियाओं में 2 से 3 दिन तो आम बात है, नॉर्मल बात है। बिल्कुल। तो ये एक जो है एक बहुत एडवांटेज है आज के समय में, आधुनिक समय में, जिस समय हमारे पास समय का अभाव है। बिल्कुल। अपना दोबारा से जल्दी ज्वाइन करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, थर्ड एक आपसे ये भी कि आपने अभी तक 3 प्रमुख रोबोटिक सर्जरी में काम किया है, तो इन तीनों में क्या प्रमुख अंतर है? आपने
तीन तरीके का। अच्छा, हाँ, आप जो कह रहे हैं वो मैं बताता हूँ। RSS और तीन रोबोटिक सिस्टम पे काम किया है मैंने। तो देखिए, मैंने वर्सियस पे काम किया है, मैंने ह्यूगो पे काम किया है और दाविंची पे काम किया है। तो इन तीन देखिए, अब क्या है, जो ये तरह इसका जो मैं प्रक्रिया नहीं कहूंगा, ये प्लेटफॉर्म्स है, तीन तरह के रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स है। और अब एक और आ गया है, SSI मंत्रा, जो इंडियन वर्जन है। तो इनमें प्रमुखता ये है कि जो दाविंची है उसका जो सबसे एक बड़ा जो प्रमुख उसकी खूबी है, एक तो वो बहुत समय से है। अच्छा। उसके पास R&D बहुत बड़ी है, लेकिन ये सिस्टम भी सारे अच्छे हैं। लेकिन इनमें प्रमुख अंतर ये क्या है, वो इमर्सिव विजन प्रदान करता है। और दूसरा ये वो क्लोज सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। मतलब इसमें आपके सामने एक सामने टीवी की तरह की स्क्रीन होती है, अगर मैं देसी भाषा में बताना चाहूँ। और उसमें जो आप इमर्स होते हो एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये बेसिक अंतर है। जो आप समझे, जो दाविंची या इंट्यूटिव सर्जिकल कॉर्पोरेशन का जो हम लोग दाविंची जो यूज करते हैं मैक्स प्रगंज में, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बहुत लंबे समय से वो फील्ड में है। तो उनके पास एक बड़ा डेटाबेस है, बड़ा R&D सिस्टम है। तो उनके पास परिष्कृत मॉड्यूल या जो और एडवांस सिस्टम्स हैं, एडवांस चीजें हैं, वो जल्दी आ जाती हैं। तो ये उसका। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये रोबोटिक जो सर्जरी है वो कौन सी बीमारियों में सबसे ज्यादा, यानी कि जिसका बेनिफिट होता है, ये लाभकारी है? किन किन बीमारियों के अंदर इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है? मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि भाई रोबोटिक सर्जरी तो सिर्फ इस बीमारी की सर्जरी के लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं है। जो भी सर्जरी हम परंपरागत तरीके से ओपन या लेप्रोस्कोपिक कर रहे थे, वो सारी की सारी सर्जरियां बेहतर तरीके से ज्यादा सुरक्षा और सटीकता के साथ रोबोट असिस्टेड सिस्टम से की जा सकती है। डॉक्टर साहब, इसके अंदर मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे पूछूं कि ये रोबोटिक जो सर्जरी कौन सी बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है? बस मुझे उन बीमारियों के नाम। देखिए, सभी सर्जरीज, मैं वही बता रहा हूँ, सभी सर्जरी, चाहे वो आपके हिपेटोबिलियरी मतलब पित्त की थैली की सर्जरी हो, कॉम्प्लेक्स हर्निया की सर्जरी हो, आमाशय की सर्जरी हो, मोटापा घटाने की सर्जरी हो, या विभिन्न प्रकार के कैंसर की सर्जरी हो, इन सब में जो रोबोट असिस्टेड सर्जरी है वो लाभकारी है। सब जगह हो सकती है, सब जगह ये हो सकती है, और सब जगह हो रही है, और इसमें टाइम पीरियड भी मेरे ख्याल से टाइम पीरियड भी कम होता है। मरीज को बहुत जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिलती है, और चूंकि सर्जन को विजन अच्छा मिलता है और ज्यादा परिष्कृत इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मरीज को सुरक्षा ज्यादा मिलती है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि दर्द में, बाकी जोखिम में ये सबसे बेस्ट रहती है रोबोटिक सर्जरी। तो ऐसे में जो आम पब्लिक है, ये आम लोग जो हैं, वो अगर इस तरफ आना चाहें तो उसमें कितना कॉस्ट आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसको मैं दो भागों में विभाजित करूंगा, क्योंकि जो रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है उसमें रोबोटिक आर्म्स यूज होती हैं और उसके ड्रेप्स होते हैं। तो उसमें जो ड्रेप्स होते हैं वो यूजली डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब एक मरीज में यूज होने के बाद दूसरे मरीज में यूज नहीं किए जाते, तो अत्यधिक सुरक्षा मिलती है इन्फेक्शन से। लेकिन चूंकि ड्रेप्स अलग अलग यूज होते हैं और महीन परिष्कृत उपकरण यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जैसे जैसे तकनीकी दृष्टिकोण बदल रहा है दुनिया का, और जागृति हो रही है, तकनीक के परिप्रेक्ष्य में जागृति हो रही है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनियों ने देना शुरू कर दिया है, कवर करना शुरू कर दिया है। इवन कुछ सर्जरीज में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको देना शुरू कर दिया, CGHS में। तो ये एक चीज और बताता हूं। देखिए, हम जो तुलना करते हैं कई बार खर्च की, तो हमें तुलनात्मक अध्ययन ये होता है कि भाई हम कब तक काम पे नहीं गए और कितना हमने डे लॉस किया। तो जब हम बात करते हैं कि हमारा मरीज या हमारा जो मुख्य कमाने वाला घर का था, वो 2 दिन बाद काम पे आ गया, बशर्ते वो 6 दिन बाद काम पे जाता, तो उतना पैसा हमने बचा लिया। माना कि ये थोड़ा सा इसमें पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन उतनी जल्दी आपको ये अपने काम पे लौटा सकता है। तो वो खर्चा इस तरह से हम उसको भरपाई कर सकते, यानी कि जो टाइम पीरियड आप लोग अपना वो लंबे टाइम तक आप घर बैठकर करते थे, अब वही पीरियड आपका कम हो जाता है, तो वो आपका उसके अंदर रिकवर हो जाता है, और आप बेटर फील करते हैं, ये एक चीज। और धीरे धीरे एक चीज और, जैसे जैसे और सिस्टम हिंदुस्तान में आ रहे हैं,
जैसे जैसे रोबोटिक सिस्टम की उपलब्धता बढ़ती जा रही है भारत के अंदर, तो धीरे धीरे कॉस्ट भी कम होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार बताइए, रोबोटिक सर्जरी कौन सी आयु वर्ग तक के लिए है? क्या कोई इसकी कोई सीमा है कि कहीं तक, यानी कि छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या ओल्ड बच्चे, यानी कि तीनों तरह के हैं, अपने 80 साल के भी हैं, 10 साल के भी, 5 साल, तो ये आयु सीमा का थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहां तक रोबोटिक सर्जरी का सवाल है, ये सभी, चाहे वो हमारा शिशु वर्ग हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे हमारी जेरेटिक पॉपुलेशन हो, चूंकि ये ज्यादा सेफ सर्जरी है, मोर प्रिसाइज सर्जरी है, तो सभी में उपयोगी है। कहीं पर इसका कोई एज बैन नहीं, कोई साइड कोई इफेक्ट सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। जैसे आफ्टर ऑल होता है कि आदमी 70 का हो जाता है, हाँ। तो कुछ सर्जरी में डॉक्टर्स बोल देते कि नहीं, ये अब इस एज में जाकर आप नहीं करा सकते। जी। तो ऐसे में ये सर्जरी हाँ। पूरी तरह से पूरी तरह से होती है। हो कहीं पर भी ये सीमा नहीं है कि हम इसकी सर्जरी इस एज में नहीं कर सकते। उसकी वजह एक और है ना, आप ये समझिए, चूंकि ये सर्जरी ज्यादा जल्दी मरीज को काम पे लौटाती है, नंबर एक बात। दूसरा, ब्लड लॉस कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, तो ये ऐसी एज पॉपुलेशन के लिए ज्यादा बेहतर सर्जरी है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना कि आपने जर्मनी और शारजा में एडवांस ट्रेनिंग ली है, 2 जगह से, है ना? तो भारत और विदेशों की जो ट्रेनिंग में आपको प्रमुख अंतर क्या दिखाई दिया? देखिए, मैं ये कहूंगा कि बहुत अंतर रही है, लेकिन फोकस्ड एनवायरनमेंट बाहर बहुत ज्यादा है, जो धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में आ गया है। नाउ वी आर इन, हम टेक्निक में और तकनीकी में हम लोग लगभग विदेशों के बराबर हैं। ये जरूर है कि चूंकि उस समय की तुलना में और आज की तुलना में अब हमारे यहाँ अब वो आ रहा है, उनके यहाँ तकनीक क्योंकि पहले से थी, तो इसलिए हमने उनको वहां जाके सीखा। लेकिन ये है कि अब वो तकनीकें हिंदुस्तान में है, और बेहतरीन जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो भी हिंदुस्तान में धीरे धीरे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, भारत में जो रोबोटिक सर्जरी की जो संख्या है वो काफी अभी मेरे ख्याल नहीं है ना, उसकी संख्या भी बहुत कम है। तो ये जो तकनीकी जो मेडिकल छात्रों को जो हम लोग जो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनका हिस्सा बन रही है या कब तक बनेगी, या प्रॉपर तरीके से ये आ रही है अब उसके अंदर? देखिए, मैं एक बार बताऊं, भारत सरकार का और हमारे जो उच्च संस्थान है, उनका सभी का ये मानना है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से ही रोबोटिक सर्जरी की शिक्षा शुरू करें। और इस विषय में जो बड़े संस्थान है हमारे, जैसे जो भी से एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस, और ये जो और मेडिकल कॉलेजेस है, वो धीरे धीरे करके रोबोटिक सर्जरी को और रोबोटिक सिस्टम ले रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाली जनरेशन, अगले मुझे लगता है 20 से 30 साल में, मेडिकल जो एजुकेशन है उसमें रोबोटिक सर्जरी और रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी का पाठ्यक्रम पूरी तरह शामिल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे मोटापे से रिलेटेड बताया कि भी लोगों के वजन ऐसे कम हुए, तो आपने अभी हाल ही में एक सर्जरी की जो हमें पता चला कि 270 केजी उनका वजन था और कंटिन्यू उनका कम हुआ। 207, हाँ, 207। तो प्लीज वो ऐसी सर्जरी के बारे में थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए कि किस तरीके से उनका वेट कम हुआ और कितने करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि वाकई मैंने ये बहुत अच्छा वो किया। देखिए, अभी मेरे पास तो रूटीन में हम ये सर्जरी करते रहते हैं, और काफी हाई बीएमआई वाले पेशेंट, 230 किलो, 207 किलो, अभी 207 का, जैसे मैडम ने बताया, 207 का पेशेंट थी मुजफ्फरनगर की, जिनको हमने ऑपरेट किया था। उनका 77 केजी वेट लॉस हुआ, और वो माँ भी बनी। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है ना, वो माँ भी बनी, तो पूरा परिवार बड़ा खुश है। और उन्होंने अभी मुझे अपनी तरफ से बड़ा एप्रिसिएशन भेजा, मिलने आए मेरे से, तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे मरीज खुश हों, स्वस्थ हों। ऐसे ही योगेश त्यागी जी, जिनका अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, उनका 170 केजी वजन था, और उन्होंने 82 किलो वजन कम हुआ है, और योगेश इतने खुश है, वाइफ फैमिली इतनी खुश है, तो ये बड़ा हमें अति मानवीय संवेदनाओं से भर देता है। हम इतने खुश होते हैं। देखिए, किसी भी डॉक्टर के लिए या सर्जन के लिए जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होती कि उसका मरीज खुश हो, मरीज स्वस्थ हो, मरीज अपना जीवन आनंद पूर्वक जिए। इससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए कोई नहीं होती। बड़ी खुशी मिलती है, मरीज का बीपी ठीक हो गया, मरीज का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ठीक हो गया, तो ये सर्जरी वाकई
बहुत अच्छी सर्जरी है। अब बुशरा माँ भी बन गई, तो ये एक बहुत ही मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरीके से। और जब मेरे मरीज स्वस्थ होते हैं, वजन कम होता है और वो अपनी नई जीवन शैली में आते हैं, तो ये देख के बड़ा आनंद आता है। डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना चाहूंगी कि मोटापा दो तरीके से होता है, एक तो जेनेटिक यानी कि जो हमें पीछे से मिलता है, और एक हमारे गलत खान पान से। तो इसके अंदर जो आपकी जो रॉबर्ट सर्जरी है, हाँ। तो वो तो यानी कि दोनों में ही उतने दोनों। ही इम्पैक्ट, लेकिन जो जेनेटिक जो होती है, जो कंटिन्यू बनी आती है, उसमें कितना क्या फर्क रखता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मोटापा कई कारक हैं मोटापे के, जिसमें आपने बताया एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है ही है, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बावजूद भी हमारी जीवन शैली का भी एक अंग है। अगर हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है मोटापे की, तो हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना। तो प्रिवेंशन, मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट राइट। तो प्रिवेंशन जो है वो हम रोक सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे जेनेटिक ये प्रीडिस्पोजिशन है ओबेसिटी का, तो हमें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए अपनी जीवन शैली को लेकर। और अगर हम सावधान रहेंगे तो मोटापा हमें नहीं घेरेगा। लेकिन अगर हाँ हो गया है और हम सब तरीके से करके देख चुके हैं, तो बेरेटिक सर्जरी का उपाय है इससे छुटकारा पाने का। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। रोबोटिक सर्जरी का आप फ्यूचर कैसे देखते हैं? जैसे आपने अभी बताया कि इसे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा और थोड़ी कॉस्ट भी है अभी इसकी। सेकेंडली हम एआई यानी इंटेलिजेंस जो आई है अभी, उसको हम किस रूप में इसमें देखते हैं कि क्या उसका भी इसमें प्रयोग हो सकता है? देखिए रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो ऑलरेडी तकनीकी माध्यमों में प्रयोग शामिल है। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में एआई ऑलरेडी आ चुका है। ओके। और जैसे मैंने बताया कि जो हमारे संस्थान है, जो एजुकेशनल मेडिकल एजुकेशन के संस्थान है, उन सबों में धीरे धीरे करके रोबोटिक सर्जरी सिस्टम लिए जा रहे हैं और पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं। अब जो बात बचती है इसका फ्यूचर क्या है, मैं बताऊं। फ्यूचर ये है इसका कि फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है। नंबर एक बात, आगे आने वाले समय में टायर 2 टायर 3 सिटीज के हॉस्पिटल में भी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम उपलब्ध होंगे सामान्य जन के लिए, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी अवेलेबल होंगे सामान्य जन, क्योंकि ये एक तरह की एक अलग टेक्नोलॉजी है जो आगे आती जा रही है, जो मानव जन के लिए फायदेमंद है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ये रोबोटिक सर्जरी है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम टेली रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। जैसे जैसे 5G आ गया है ना, और जैसे जैसे हमारे कम्युनिकेशन में इंटरनेट स्पीड बढ़ रही है, तो उस वजह से रिमोट एरिया में भी सर्जरी पॉसिबल है। दिल्ली में बैठे बैठे सर्जरी अब हम किसी रिमोट एरिया में कर सकते हैं। सिर्फ वहां पर एक बेसिक सिस्टम होना चाहिए, यहां से सर्जरी होगी। इंटरनेट अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो सर्जरी यहां पर बैठे बैठे हम 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर भी कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दैट इज द फ्यूचर ऑफ द रोबोटिक सर्जरी। यस यस यस। एक्सेसिबल टू एवरीवन, दैट इज द फ्यूचर। ये फ्यूचर है इसका। डॉक्टर साहब आप अभी एक मोटापे से रिलेटेड आप कर रहे हैं, तो उसके बारे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उनका फैट बढ़ता जा रहा है, यानी कि गलत खान पान सब चीजें यानी कि उसमें इन्वॉल्व है, आपका लाइफस्टाइल उसके अंदर, तो उसकी वजह से मोटापा बहुत बढ़ रहा है। तो उसको लेकर जो आपने अभी तक की है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लोग मोटापे को लेकर परेशान भी बहुत हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जैसे मैंने बताया कि मोटापा या ओबेसिटी एक रोग है, और ये अब एक महामारी की तरह फैल रहा है, और ये एक विश्वव्यापी परेशानी है। बिल्कुल। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं और पाश्चात्य जीवन शैली की ओर जा रहे हैं, जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, और हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, उस वजह से भारतीय समाज में मोटापा बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। अब मोटापा, मैं हमेशा बोलता हूं, बीइंग ए बैरिस्टिक सर्जन फॉर लास्ट 2 डिकेड्स, मोटापा कभी अकेले नहीं आता। ये अपने साथ लेके आता है हृदय की बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैरों के घुटनों में दिक्कत होना। तो ये सब समस्याएं इसके साथ आते हैं। महिलाओं में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या जिसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण मोटापा है। तो ये सारे जो परेशानियां हैं ये मोटापे के साथ आती हैं। और ये माना गया है रिसर्च में कि देखिए, अगर हम, मेरे पास इतने मरीज आते हैं मोटापे के शिकार हुए, और जो, तो इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, आप डाइट पे ध्यान दीजिए, आप भारतीय जीवन शैली की तरफ जाइए, आप व्यायाम करिए, आप योग करिए। और अगर ये सब चीजें नहीं होने के बाद आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, देन फिर मेडिकल इंटरवेंशन है, कुछ दवाइयां आई हैं जो काम करती हैं।
लेकिन वो एक फेज्ड है, फेज मैनर में है कि जब तक आप दवाइयां लेंगे तब तक आपका वो वजन है वो कम रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद अगर आपने लापरवाही करी तो फिर वजन दोबारा बढ़ेगा। अब अगर एक पॉपुलेशन ऐसी भी है जो ये सारे काम कर चुकी, उन्होंने डाइट भी ले ली और उन्होंने खान पीन पे भी ध्यान दे दिया, उन्होंने दवाइयां भी लेके देख ली और दवाइयां, और उसके बावजूद भी उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है और वो ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, मतलब टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम डायबिसिटी बोलते हैं। डायबिटिसिटी एक वर्ड है, जो ओबेसिटी प्लस डायबिटीज इज डायबिसिटी। तो जो ऐसे मरीज जो इसका शिकार हो गए या होने वाले हैं, जिनकी पीछे की पीढ़ी में ये रहा है परेशानी, तो उसको मैं सलाह देता हूँ बैरिएट्रिक सर्जरी की, मोटापा घटाने की सर्जरी, जो एक बहुत बेहतरीन सुरक्षित प्रक्रिया है, जो रोबोट असिस्टेड या लेप्रोस्कोपिक तरीके से होती है। कोई बड़ा चीरा टाका नहीं आता, मरीज तीसरे दिन अपने घर चला जाता है और लगातार वजन उनका कम होता है। बड़े रिसर्चों में, स्पेशली द बड़ी रिसर्च में, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च इसमें हो चुकी है। हम सालों का अनुभव लेके और रिसर्चों से, ट्रायल से पाया गया है कि ऐसे मरीजों में पहले महीने से 1.5 महीने के अंदर ही वो लोगों का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, दवाइयों की जरूरत, इंसुलिन जरूरत खत्म हो जाती है, बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, ऐसे वजन बढ़ता है, संतानोपत्ति की क्षमता बढ़ जाती है महिलाओं में। तो ये सारे फायदे उनको मिलते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ केस ऐसे भी हुए कि लोगों ने जैसे सर्जरी करवाई, लेकिन आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद उनका वेट फिर दोबारा से उतना ही गेन हो जाता है। तो ये फिर सर्जरी का फिर उसका मतलब है कि जब तक आप सर्जरी में हैं या जितने टाइम पीरियड तक उसका चल रहा है तब तक है, उसके बाद वो गेन करता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। मैं एक चीज ये बता रहा हूं आपको, बीइंग ए बैरिएट्रिक सर्जन, कि रोबोटिक सर्जरी एक चरण है, एक हिस्सा है आपकी अच्छी जीवन शैली को अपनाने का। अगर आप ये कहते हैं इट इज नॉट ए फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप पूर्ण विराम नहीं है। ये एक जीवन शैली को अपनाने की एक प्रक्रिया है, जो जिसमें आपने बैरिएट्रिक सर्जरी की मदद ली है। अब आपने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई, आपका वेट लॉस हुआ, अब आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक तो अपने डॉक्टर की सलाह मानते रहें, अपने डाइट पे ध्यान दें और अपनी जीवन शैली को बदलें। जो आप खान पीन में बदलाव चाह रहे थे वो आ चुका है, लेकिन उसको कंटिन्यू आपको करना है। तो आपको अपनी जीवन शैली को सतत रूप से बदलना है लगातार, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि जो दवाइयां हैं वो कितने पीरियड्स तक चलती हैं, कितने टाइम तक लेनी होती हैं, और उसके बाद क्या क्या उनको, इसके बाद सर्जरी के बाद क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है कि जिससे यानी कि उनका दोबारा वो वेट जो है फिर ना बढ़े? देखिए, ऐसा है कि जो सर्जरी के बाद की दवाइयां हैं वो तो कोई मेजर दवाइयां नहीं चलती हैं। कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होते हैं जिसमें विटामिन या आयरन के सप्लीमेंट होते हैं, वो हम देते हैं। और उनको सबसे ध्यान देना है वो है व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी बताया कि भी आप अपना डाइट पर ध्यान दीजिए, मोटे अनाज की तरफ जाइए, लेकिन जिन लोगों के वजन बढ़ चुके हैं, लोगों के अंदर सिर्फ एक ही वो रहता है कि जिज्ञासा की भी, हम लोग अगर मान लीजिए सर्जरी में आ गए, हमने अपना वेट कम भी कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो बढ़ जाता है, तो वहां पर आके लोग बड़े मायूस से महसूस करते हैं। क्योंकि मैं कई लोगों से ऐसे मिली हूँ जो मेरे सामने आए, क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर 2-3 केस ऐसे हुए कि उन लोगों ने सर्जरी कराई, उसके बाद उनका फिर वेट बढ़ गया। तो आप इस चीज को, क्योंकि रॉबोट के थ्रू आप अगर कर रहे हैं, तो उसका कितना इंपैक्ट होता है ये प्लीज बताइए, क्योंकि लोग यहाँ पर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, ये मैं अभी बोलूं कि इसको, है ना, लाइट कम हो गई। देखिए, एक ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहा था आपसे कि वजन, सर्जरी के बाद वजन बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना भी हमारा काम है। मतलब जो पेशेंट है उसको भी ये सोचना है, मरीज को जिसने ये सर्जरी कराई, और उनके साथी जो डॉक्टर हैं उनको भी ये सलाह देनी है कि उनके मरीज का वजन ना बढ़े। तो उसके लिए जीवन शैली को परिवर्तन की जरूरत है। पहली बात मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी एक पड़ाव है, ये एक हिस्सा है जर्नी का, आपकी जीवन शैली का। तो आप इसको मान लें कि साहब मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी करा ली, अब तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तो मैं जो मन चाहेगा वो खाऊंगा, खूब वसाइब सेवन करूंगा, या मैं कुछ और भी चीजें जो मुझे नहीं लेनी चाहिए प्रोसेस फूड की वो लूंगा, तो वो मना है और ये आपको मना रहेगा। तो एक चीज तो इसको करनी है। दूसरी बात, अगर वजन बढ़ गया है, मान लीजिए आपने बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो की चीजें, फिर भी आपका मान लीजिए वजन बढ़ गया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन 1-2% में अगर ऐसा होता है कुछ मरीजों में, तो उनके लिए प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए रिवीजन सर्जरीज होती हैं जो बहुत
ऐसा नहीं है कि वो रिवीजन सर्जरीज जो है वो होती हैं और वो भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है, दो दिन में उससे छुट्टी मिल जाती है। तो बढ़े हुए वजन को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं दवाइयों से और रिवीजन सर्जरी से, अगर किसी में ऐसा आता है। कितना समय लगता है इस सर्जरी के अंदर डॉक्टर साहब, ये वाली? देखिए, सर्जरी में जो समय, बैरिएट्रिक सर्जरी करने में समय लगता है करीब 1.5 से 2 घंटा, कभी कभी डिपेंड टू पर्सन और उसकी कोमॉर्बिडिटीज के चैलेंजेस के ऊपर। तो 1.5 से 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटा ये समय लगता है। और इसके बाद मरीज को हम अगले दिन छुट्टी दे देते हैं, ऑपरेशन के अगले दिन। उसके बाद वो अपना नॉर्मल जीवन शैली जी सकते हैं। हम उनको जल्दी से जल्दी हम कोशिश करते हैं कि वो अपनी दिनचर्या, सामान्य दिनचर्या में आ जाए। वो अपना उठे, सुबह चलना और जितना चलना है वो शुरू करें, अपना जॉगिंग करना शुरू करें। ये सारी चीजें हम लोग उनको बताते हैं। कितना पीरियड लगता है यानी कि नॉर्मल होने में, यानी कि आपकी सर्जरी के बाद मरीज को कितना समय लगता है नॉर्मल लाइफ में आने के लिए? देखिए, नॉर्मल लाइफ में आने का मतलब उनका, देखिए जो अपना काम है वो तो हम पहले दिन से कहते हैं अपने आप खुद करिए, नंबर 1। नंबर दूसरा बात है कि आप जो आपकी सोशल लाइफ है उसको भी आप विद इन 4 और 5 डेज ज्वाइन करिए। ऑफिस अगर आपका है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ जॉब, किस प्रकार का उनका जॉब है उस पे। अगर आपका नॉर्मल ऑफिस जॉब है तो यू कैन ज्वाइन इन 6 और 7 डेज। ओके डॉक्टर साहब, इसमें जब सर्जरी होने के बाद वेट क्या एकदम गिरता है या कैसे गिरता है? वेट इसमें लगातार कम होता है। अच्छा। पहले महीने में वजन सबसे ज्यादा जाता है, उसके बाद लगातार जाता है फॉर अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 months। ओके, इतना टाइम लगता है यानी कि एक सर्जरी के बाद? 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीना सबसे ज्यादा जाता है। सबसे ज्यादा फर्क 3 से 4 महीने में आ जाता है उसके अंदर। डॉक्टर साहब, चलिए एक सवाल आपसे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं और जब आप सर्जरी नहीं कर रहे होते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो सर्जरी मेरा पैशन है। ओके। और ये हमारी ब्रांच बड़ी डिमांडिंग ब्रांच है। हाँ। और मैं इसको मानता हूं कि और बड़ी जिम्मेदारी की ब्रांच है और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूं, अच्छे रिजल्ट दे पा रहा हूं। और मुझे सर्जरी शुरू से ही मेरा पैशन रहा है और इतने सालों बाद भी ये कह सकता हूं कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, आई फील प्राउड टू सर्व द पीपल, है ना। सो दैट इज माई मोटो इन माई लाइफ। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशीष गौतम, जिन्होंने बताया कि मोटापा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मोटापे से आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। आपको अपने रूटीन को चेंज करना होगा, आपको योगा भी लेना होगा और जितने भी जंक फूड है उसको छोड़ना होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आपका नहीं जाता तो आप आइए डॉक्टर आशीष से मिलिए। ये आपको बहुत अच्छे से बताएंगे किस तरीके से आप अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं और उसके साथ आती हुई बीमारियों से भी। मैं अंजलि भाटिया, सनमार्ग से।